This is the Amresh JE12 of Amresh Harsh Academy. Unit is 6, Optics, chapter number 20, Huygens Principle and Interference. And you know, this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and colleague name is Harsh. And today I will discuss the topic and subtopics are what is the wave optics or physical optics of light? What is the wavefront? Huygens Principle क्या है? Reflection on the basis of wave theory. रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसको कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स क्या होती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज द वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स ऑफ लाइट, या लाइट किसको कहते हैं ये भी जानेंगे हम लोग. तो पहले देखो, हम लोग ये जानते हैं कि ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट एंड उसका प्रोपेगेशन पे डिस्कस करते हैं. देयर आर टू ब्रांच ऑफ लाइट. फर्स्ट वन इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, रे ऑप्टिक्स को ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, हम लोग वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट की बात करते हैं, मतलब लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में चलता है, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन द वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स. अब तुम कहोगे सर व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या होता है. ठीक है, यू नो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन. या ट्रांसवर्स वेव मोशन की तरह मूव करता है. द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम. आपको पता है अगर आप वैक्यूम में लाइट को पास कराओगे तो उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, माना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. उसी को वाटर में पास कराएंगे तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, अलग मीडियम में पास कराएंगे तो उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी. ठीक है, तो देखो हाइगेन ने ऐसा सपोज किया और ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है, कि ये जो पूरी दुनिया में, पूरे इंटायर स्पेस में, ठीक है, वैक्यूम कहीं होता ही नहीं है, परफेक्टली वैक्यूम कहीं नहीं होता. ऑब्वियसली परफेक्टली वैक्यूम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर परफेक्टली वैक्यूम होगा तो वो सुपरेस्ट मतलब सुपर डेंज ऑब्जेक्ट हो जाएगा. क्योंकि अगर खुद देखो, एक डब्बा जो है, मान लो वाटर कैन का तुमने वाटर कैन लिया है, उसमें से सारा एयर निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, पूरा चिपक जाएगा. उसमें से पूरा उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर से भी एयर निकाल लीजिए, एयर मॉलिक्यूल को हटा दीजिए तो वो क्या होगा, एक डेंस ऑब्जेक्ट बन जाएगा. यस और नो? यस सर. तो परफेक्टली वैक्यूम नहीं किया जा सकता है. हाइगेन ने यही सपोज किया और उन्होंने बताया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है इस पूरे यूनिवर्स में जिसे ल्यूमिनिफेरस एथर कहते हैं, जो इंटायर स्पेस को फिल्ड अप करता है. दिस मीडियम वाज सपोज टू बी मासलेस एंड एक्सट्रीमली हाई इलास्टिसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां हम लोग कहते हैं कि वैक्यूम है, वहां पे वैक्यूम नहीं है, वहां पे हाइपोथेटिकल लुमिनिफेरस एथर है. यस और नो? यस सर. तो इसका मतलब है कि परफेक्टली वैक्यूम नहीं पॉसिबल. नाउ जब लाइट किसी मीडियम से पास करती है तो परफेक्टली वैक्यूम तो है नहीं, जिसको हम लोग वैक्यूम समझते हैं वहां भी वैक्यूम नहीं है. तो जब लाइट वहां से पास करती है तो वो क्या करती है, एक पाथ बनाते हुए जाती है. वो उस मीडियम के पार्टिकल को, ठीक है, क्या करती है, वाइब्रेट करती हुई जाती है. तो जो पार्टिकल का जो पाथ है, ठीक है, उसी को वेवफ्रंट कहते हैं. मान लो लाइट इधर से पास हुई, ठीक है, तो इसका पार्टिकल, यहाँ का जो पार्टिकल का जो पाथ है, जिस तरह का पार्टिकल का पाथ होगा, मान लो स्फेरिकल पाथ हुआ, ठीक है, तो उसको स्फेरिकल वेवफ्रंट कहते हैं. अगर सिलेंड्रिकल हुआ तो उसको सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कहते हैं.
तो what Yes, is the sir. wave front? Wave front is the continuous locus of all the particle of medium which are vibrating in the same phase. You know, depending on the shape of the source of light, wavefront can be of three types. First one is called spherical wavefront, second one is called cylindrical wavefront, and third one is called plane wavefront. अब तुम कहोगे कि सर वेवफ्रंट जो है आपने बताया स्फेरिकल वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट, इन तीनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो यू नो, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. पूछो कैसे? What is the spherical wavefront? When the source of light is a point source, the wavefront is a sphere with the center at the source. यहां पे अगर आपने एक पॉइंट सोर्स रख दिया है, मतलब पॉइंट लाइट आपने जला दिया है, तो चारों साइड में क्या होगी? लाइट जाएगी. तो क्या करेगा? चारों साइड के मीडियम, मतलब सभी साइड के मीडियम को क्या करेगी? वो वाइब्रेट करते हुए जाएगी. जब वाइब्रेट करेगी तो वो स्फेरिकल वाइब्रेशंस होगी. So when the source of light is a point source, the wavefront is a sphere with the center at the source. यहाँ पे source है. Next one is called cylindrical wavefront. When the source of light is linear. मान लो अगर आपके पास एक ट्यूब लाइट है, ठीक है, अगर आप दूर से इसको जाके देखते हो तो भी ये स्फेरिकल आपको दिखेगा, ठीक है. तो हम लोग दूर में रह के कैसे जज कर सकेंगे कि यहाँ ट्यूबलाइट जल रही है कि एक बॉल जल रहा है, स्फेरिकल बॉल जल रहा है? तो इसका जो वेव फ्रंट है, ये जो लीनियर अगर है तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? इस तरह का वेव फ्रंट होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा. तो वेव फ्रंट के नेचर को आप जज कर लीजिए या उसको चेक कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि सोर्स ऑफ लाइट कैसा है. द वेव फ्रंट इज द सिलेंड्रिकल. सिमिलरली plane wavefront, when the point source or linear source of light is at very large distance, a small portion of spherical or cylindrical wavefront appears to be plane. सन पे कभी तुम गए हो? और नहीं कोई सर. गया है? ऑब्वियसली नहीं गया. अच्छा, कैसे पता कि सन स्फेरिकल है? क्योंकि वो तो काफी दूर है हम लोग, 15 करोड़ किलोमीटर पे हम लोग बैठे हुए हैं. तो किसी भी शेप का रहेगा तो हम लोग को स्फेरिकल ही दिखेगा. यस और नो? यस सर. लेकिन फिर भी हम लोग कैसे कहते हैं कि वो स्फेयर ही है? सन इज द स्फेयर. क्यों बोलते हैं हम लोग ऐसा? इसलिए कि सन से जो लाइट आती है, ठीक है, उसको जब हम लोग चेकआउट करते हैं तो हमें स्फेरिकल दिखता है. और जब उसके पार्ट को, किसी पार्ट को काट करके देखते हैं तो हमें प्लेन दिखता है. इसका मतलब बहुत दूर से आ रही है. इसलिए बहुत बच्चे कहते हैं कि सर सन से आ रही है, उसका तो प्लेन वेव फ्रंट भी बन सकता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट भी बन सकता है. नहीं, अगर उसके तुम पूरे डायमेंशन को देखोगे तो वो स्फेरिकल आपको दिखेगा. लेकिन जब उसको कट करके देखोगे, स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में आप देखेंगे. इसलिए मैंने लिखा है a small portion of spherical or cylindrical wavefront appears to be plane. Such a wavefront is called a plane wavefront. क्लियर है? यस सर. ठीक है. नाउ अब देखो, ये पता खुद चल रहा है कि ये कैसा है. ये कैसा वेवफ्रंट है? स्फेरिकल वेवफ्रंट. ये cylindrical wavefront है. This is the plane wavefront. But you know, rays are always normal to the wavefront. And according to the Huygens, light energy flows along rays. Light energy जो है वो हमेशा रेस के फॉर्म में चलती है. अब देखो, ये आपके पास क्या है? प्लेन वेवफ्रंट है. ये आपके पास क्या है? क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेवफ्रंट है. ये भी क्या है? स्फेरिकल वेवफ्रंट है. लेकिन दिस इज द डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट. देखो, ये डाइवर्ज हो रही है. ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट. तुम कहोगे सर वेवफ्रंट एक्चुअल में कौन सा है? एक्चुअल में वेवफ्रंट ये डॉट लाइन वाला जो है, ये वेवफ्रंट है. और वेवफ्रंट पे परपेंडिकुलर होके वो रे क्रॉस करती है. इसलिए मैंने यहां लिखा भी है कि रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द वेवफ्रंट. यस और नो? यस सर. नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइगन प्रिंसिपल? मैं इसको याद रखने का पहले सबसे अच्छा तरीका बताता हूं. आदमी को लाइफ में जब भी कोई डिस्टरबेंस आता है तो वो नए रास्ते खोज लेता है.
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ आया, जहां पर ऑब्स्टेकल आता है वो उसके कॉर्नर पे रास्ता ढूंढता है, कोशिश करता है उसको टकराए नहीं। अगर आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ आ जाए और आपको पता है कि बहुत सारा पहाड़ आपके बीच बीच में आते जाना है आपको, अब हर पहाड़ से टकराना Yes, sir. जरूरी थोड़ी है। हम लोग क्या करेंगे, उसका टेंजेंशियली, उसका टेंजेंट होके हम लोग निकल जाएंगे, दो रास्ते निकाल लेंगे, टेंजेंशियली रास्ते निकाल लेंगे। ये हुआ दूसरा लॉ, ये याद रखने का शॉर्टकट तरीका बताया मैंने। अब मैं बता रहा हूं कि क्या टेक्निकली क्या है। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, मान लो ये वेव फ्रंट मान लो है किसी पॉइंट पर, ये एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। Yes, sir. ये जो वेव फ्रंट है इसको एक्चुअल में अभी जो है इसको प्राइमरी वेव फ्रंट में बोलूंगा, दैट इज द प्राइमरी वेव फ्रंट। अब जैसे यहां मैंने एक ऑब्स्टेकल डाल दिया, ठीक है, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, ये जो है एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक नया डिस्टरबेंस। अब यहां से जो वेव निकलेगा, जैसे यहां आपने किया, अब इधर और इधर रे निकलेगी और यहां पे वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, यहां पे वेव फ्रंट ऐसे बनेगी, यस और नो? Yes, sir. इस वेव फ्रंट को सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट कभी नहीं होता है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाते हैं, ठीक है, which travel in Yes, sir. all direction with the velocity of light in the medium। अब आपने क्या देखा, यहां आपने ऑब्स्टेकल डाला तो इसके टेंजेंट में ये रास्ता ढूंढता है, माने यहां अगर है तो इसके ऐसे ऐसे रास्ता ये ढूंढता है, टेंजेंशियली रास्ता ढूंढता है। तो a surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at an instant gives the new wavefront at that instant. This is called secondary wavefront, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में Yes, sir. सेकेंडरी वेवफ्रंट होता नहीं है, उसी को सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, पता ही है, ठीक है। बट सेकेंडरी वेवफ्रंट को ही सेकेंडरी वेवलेट्स आप बोल सकते हैं। वेवफ्रंट इज प्रोपेगेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, हमेशा वेवफ्रंट देखो पैरेलल होता है, अगर ये टेढ़ा भी है तो भी आपस में सब पैरेलल है, कोई किसी को कट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड हाइगन प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, आपको पता है कि रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, क्योंकि जब इंसिडेंट रे और पैरेलल रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं तो वो दोनों एंगल सेम होता है, आई और आर आपस में इक्वल होते हैं। Yes, sir. तो रिफ्लेक्शन जो है रे ऑप्टिक्स में वैलिड होता है या वेव ऑप्टिक्स में भी वैलिड होता है। अब तुमको क्या कैसे, ये सपोज कीजिए ये आपके पास वेव फ्रंट है 1 2 3, ये इस मीडियम पे Yes, यहाँ sir. पे आया, इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, तो ये रिफ्लेक्ट भी इसी तरह से होगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ आई यहाँ पे और एंगल ऑफ आर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ आई ये वेव फ्रंट का एंगल और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का एंगल दोनों आपस में सेम होंगे, तो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो यू कैन से रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरीज फॉलो आल्सो। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, पहले ये सब सारा प्रूफ में कराता था, लेकिन अभी इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे सिर्फ लॉजिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, अब देखिए ये आपके पास प्लेन, ठीक है, वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है ये। जब ये एक मिरर से, मतलब ये क्या कहते हैं, एक मीडियम से जब रिफ्रैक्ट होती है तो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो आपने देखा दिस इज द रेयरर मीडियम, दिस वन इज द डेंसर मीडियम। एक्चुअल में अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो वो तो वेवफ्रंट भी सीधा सीधा ट्रेवल करता, लेकिन वो मीडियम को चेंज होने के कारण वो वेवफ्रंट क्या होता है, अपना पाथ को भी चेंज कर लेता है। इसका मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी वेवफ्रंट जाती है तो वो भी बेंड कर जाती है। इसका मतलब ये भी स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये भी फॉलो करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन को भी डिफाइन करता है एंड रिफ्रैक्शन को भी डिफाइन करता है। व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? व्हेन टू और मोर वेव मोशन ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज वन अनदर, मान लो ये एक वेव है और ये दूसरा वेव है,
और ये एक दूसरे को ओवरलेप अगर मैंने इन दोनों पे कर दिया है, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ऑफ y1 प्लस वेक्टर ऑफ y2 प्लस वेक्टर ऑफ y3 डॉट 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 वेक्टर ऑफ yn। मीन्स जब एक दूसरे के ऊपर इंपोज कर देते हैं, इस प्रोसेस को सुपर इंपोज कहते हैं, ठीक है, तो एक न्यू वेव फ्रंट बनता है। अब जो ये नया वेव फ्रंट बनेगा वो उन दोनों के एम्पलीट्यूड का सम होगा, y1 प्लस y2 होगा, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव एट दैट इंस्टेंट। You know, superposition of two sinusoidal waves, superposition of two sinusoidal wave which have same frequency at a particular point, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, तो जब सुपर इम्पोज हो रही है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, xt इज इक्वल टू x1t प्लस x2t, अगर y के केस में लिखेंगे तो y1t प्लस y2t, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यस और नो। ओवरऑल सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ठीक है। अब तुमको कि सर ये कैपिटल A क्या है यहाँ पे, तो कैपिटल A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ठीक है। एंड व्हाट इज द tan फाइव ईयर, तो दोनों को डिवाइड कर दो साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव, यस और नो। दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू सिनुसॉइडल वेव्स। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Suppose S1 and S2 are two sources of light which produces individually disturbance at the point P. इस पॉइंट पर मान लो वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है। E1 is equal to 3 sin omega t, E2 is equal to 4 cos omega t. Assuming vector of E1 and vector of E2 to be along the same line, find the resultant after their superposition. Then you know E is equal to 3 sin omega t प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये क्या हो गया, वेव बन गया। अब एम्पलीट्यूड निकालते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, कॉस पाई बाय 2, तो कितना हो गया 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, cos पाई बाय 2 क्या होता है, cos 90 डिग्री क्या होती है 0, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, देन a इक्वल टू अंडर रूट 25 विच इज द 5। अब इसी तरह से tan फाई अगर हमें निकालना है, तो tan फाई इज इक्वल टू, यू कैन से दैट 4 sin पाई बाय 2 अपॉन 3 प्लस 4 cos पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो दैट इज द 4 अपॉन 3, cos पाई बाय 2 0 हो गया, तो यू कैन से दैट फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 बाय 3। ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल देख लेना, वहां पे इसकी वैल्यू 53 डिग्री होगी। तो अब नया जो E बना, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 बाय 3। आफ्टर द सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट वेव इज 5 sin omega t plus 53 degree, yes or no? Now what are the coherent sources? अब मैं बताता हूं कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। तो पहले इसके लिए मैं एक स्टोरी सुना देता हूं आपको, वो आगे का स्टोरी है, इंटरफेरेंस का स्टोरी है, लेकिन मैं सुना देता हूं। एक दिन क्या हुआ गौरव, हम और तुम दोनों मिलकर यहाँ पे छोले भटूरे खाने गए, ठीक है। मेरे पास 30 रुपए थे और तुम्हारे पास 40 रुपए थे। तुम गए छोले भटूरे के शॉप पे, बोला कि भैया छोले भटूरे हमको दे दो। बोला 40 रुपए का देते नहीं है, 70 रुपए का होता है, हम लोग एक प्लेट देते हैं, हाफ प्लेट नहीं देते। तुमको उसने लौटा दिया। मैं गया 30 रुपीज लेके, ठीक है, तो मैंने देखा कि मुझे भी नहीं दिया गया भाई। तो हम दोनों ने मिलकर कहा सर ऐसा करते हैं ना, तुमने कहा कि सर ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर हम लोग छोले भटूरे खरीद लेते हैं, फिर हम लोग खा लेंगे भाई। मैंने कहा ठीक है। तो 40 रुपीज तुमने, 30 रुपीज मैंने दिए।
तो टोटल 70 रुपीज हो गए, छोले भटूरे एक प्लेट हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया। एक्चुअल में बताओ, पैसे तुमने ज्यादा मिलाए हैं तो तुमने ज्यादा छोले भटूरे खाना था, यस और नो? लेकिन मैंने क्या किया पता है, मैं फास्ट खाता हूँ भाई, और वो भी जब दूसरे का पैसा रहे तब तो और भी फास्ट खाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ हम लोग टेक्निकली सीख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, फटाफट करके 1.5 छोले भटूरे मैंने समोसे क्या कहते भटूरे खा लिए, और छोले जो है ज्यादा से ज्यादा खा लिए। ठीक है, अब एक्चुअल में देखो हम दोनों ने क्या किया, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, मैंने लगाए 30 थे, तुमने लगाए 40 थे, लेकिन पता चला कि मैं जो है 50 का छोले भटूरे खा गया, तुमको 20 का खिलाया। तो हम लोगों ने एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल रिडिस्ट्रीब्यूशन करें तो हम लोग ऐसा करेंगे कि सर ऐसा है, आपने 30 दिया, मैंने 40 दिया, 70 मिला के हाफ प्लेट अलग अलग कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, एक हाफ खा लेना सर, एक मैं खा लूंगा, छोले भी हाफ कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम और हम दोनों रिजिड हो जाएंगे, नहीं सर मैंने ज्यादा पैसे दिए हैं तो शेयर के बेसिस पे मिलेगा, सर मैंने 40 दिए हैं तो मैं एक से ज्यादा भटूरे खाऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सब जो चीज हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको इंटरफेरेंस कहते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। मींस एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मैंने 30 लगाया, तुमने 40 लगाया, लेकिन आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट करके हम लोगों ने हाफ हाफ खा लिए, या ज्यादा खा लिया, मैंने ज्यादा खा लिया तुमने कम खा लिया, या तुमने कम खा लिया मैंने ज्यादा खा लिया, बात तो एक ही हुई। लेकिन फिर भी ठीक है, तो जानते हो एक्चुअल में हम दोनों मिल गए। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि तुम नहीं होते, मेरे पास 30 रुपीज होता और कोई और बना लो लेवल का आदमी होता, या तुम रहते और कोई एक लो लेवल का आदमी होता, मैं नहीं रहता। ठीक है, और वो कहता कि चलो गौरव भैया ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर छोले भटूरे खाते हैं, तो तुम उसके साथ शेयर करते ऐसा? मान लो कोई चोर उचक्का लड़का रहता तो उसके साथ शेयर करते? तुम भी क्या ढूंढोगे कि अपने टाइप का, नहीं सर। अपने लेवल का रहे, उस तरह का ढूंढते, या मेरे से थोड़ा ऊंचा लेवल का बंदा रहे। ठीक है, हाँ सर। तो एक्चुअल में जानते हो तुम उस तरह के लोगों के साथ नहीं बैठ के ये खा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि वो सोर्स तुम्हारे लेवल का नहीं है, कोहेरेंट सोर्स नहीं है, तुम्हारे टाइप का जो समझ है गया, वो कोहेरेंट सोर्स हो गया। समझ गया सर। तो व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्स? जब तो इंटरफेरेंस माने आप शेयरिंग भी उसी के साथ करते हैं जो आपके लेवल का होता है, जो आपके लेवल का नहीं होता उसको भगा देते हैं, भाग जाए यहाँ से। ठीक है, तो व्हाट आर द कोहेरेंट तो सोर्स? सर, द सोर्सेस तो ऑफ दो लाइट। बोलो। सर, जो दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग है वो हो जाएंगे मैं बताता हूँ, इंटरफेरेंस में। पहली बात है कोहेरेंट सोर्स होता कौन है वो तो जानो। कोहेरेंट सोर्स वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है सर। तभी, अगर नहीं तो अदरवाइज फिर वो सुपर इम्पोज करेगा ही नहीं। सुपर इम्पोज कर सकता है, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा एनर्जी। ठीक है, the sources बस of light which emit the continuous light waves of the same wavelength, पहली बात है वेवलेंथ दोनों का सेम होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, तभी सुपर इम्पोज हम लोग दोनों मिलकर कर सकते हैं। सेम फेज, दोनों का फेज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, 40 रुपया है, एक पागल सा बैठा हुआ है, पूरा पागल ऐसे ऐसे कर रहा है वो, और उसके साथ तुम छोले भटूरे शेयर करके खाना चाहोगे? नहीं सर। बिल्कुल नहीं खाना चाहोगे। ठीक है, और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस भी हो तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, और कॉल कोहेरेंट सोर्सेस। अगर मैं बताता हूँ ठीक है हम दोनों सोर्स हैं, लेकिन अगर सपोज करो मैं बोलूंगा नहीं गौरव मैं 1 रुपया लगाऊंगा और तुम 69 लगाओ, तुम बोलोगे सर ये तो गलत हो गया, हम दोनों का जो फेज कांस्टेंट है वो डिफरेंस है बहुत डिफर कर गया, एक्चुअल में सेम फेज भी नहीं रहा। चलो ठीक है, मतलब 35 नहीं तो कम से कम थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि 1 रुपया तो अगर खाओगे आप 1.5 प्लेट भटूरे, ये कैसे? तो दिस आर कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्सेस। ये स्टोरी याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो कहने का मतलब फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस कोहेरेंस ऑफ वेव्स इज मस्ट। इंटरफेरेंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अनलेस द टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर कोहेरेंट। ठीक है, अगर कोहेरेंट नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। जो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट है वो कोहेरेंट कभी नहीं होता। Two coherent light sources can be obtained from a single source of light by reflection or refraction. एक्चुअल में जानते हो रियल पूछो तो हम दोनों में भी वहां पे इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है।
इंटरफेरेंस वही होना चाहिए दोनों हम लोग एक ही सोर्स से निकले होते तब, ठीक है। तो टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब तुम कहोगे सर एग्जांपल बताइए कोई। आगे मैं पढ़ाऊंगा बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ाता हूं मैं कि जब कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए ये आपके पास एक प्रिज्म है, इसको कहते हैं बाय प्रिज्म। इस प्रोसेस को बायफ्रेशनल प्रिज्म भी कहा जाता है, बायफ्रेशनल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ये प्रिज्म इस टाइप का होता है। इसका ये वाला जो एंगल है ना बहुत कम होता है, हाफ मिनट का होता है, हाफ डिग्री भी नहीं, हाफ मिनट, बहुत छोटा। मिनट आप जानते होंगे एंगल का मेजरमेंट होता है। यहां पे आपने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा, तो एक्चुअल में लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था। यस सर। अगर लाइट को मैंने यहां से, एक्चुअल में अगर ये स्फेरिकल सोर्स है तो ऐसे भी लाइट जाएगी, यहां से ऐसे भी लाइट जाएगी, यस और नो। यस सर। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, यस और नो। यस अच्छा सर। बताओ ये दो लाइट आपको दिख रही है, ये दोनों एक ही जगह से आए हुए हैं। हाँ सर। अब अगर मैंने ऐसा किया, पीछे की स्क्रीन बना दिया और इस लाइट को अगर ऐसे पीछे बढ़ा दिया, तो ये आपको एक सोर्स ऑफ लाइट दिखेगा और यहाँ पे एक दूसरा सोर्स ऑफ लाइट दिखेगा, यस और नो। यस सर। ये दो, अब देखो सिंगल सोर्स से दो सोर्स ऑफ लाइट हमने डेवलप कर लिया। दिस इज द S1 एंड हियर इट इज द S2 एंड हियर इट इज द S। S जो है वो बाबूजी है और S1 और S2 इसका बेटा जी है। तो you know S1 and S2 are the coherent sources of S, yes or no? यस सर। तो अब अगर इस S1 और S2 को तुम सुपर इम्पोज करोगे तो ये इंटरफेरेंस कर सकते हैं, करेंगे ही ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। समझ में आई बात है? ये मैंने बाय प्रिज्म प्रिंसिपल बताया, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे कि हम लोग कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल 3 मेथड है, बाकी सब बीटेक में बताऊंगा, अभी समझ लीजिए इतना ही। तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। यहाँ पे डिवाइस कौन था? बाय प्रिज्म। द टू सोर्सेस शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये दोनों सोर्स जो है हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, मतलब सिंगल कलर लाइट देगा ये हमेशा। पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस शुड बी स्मॉल। दोनों का पाथ डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए, वो तो मैंने पहले भी बता दिया है। क्लियर है? यस सर। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स, ये पहले डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, आप इस दोनों को जोड़ रहे हो, मतलब सुपर इम्पोज कर रहे हो। जोड़ने का मतलब क्या होता है? सुपर इम्पोज करना। तो अब जो पहले वाले की इंटेंसिटी मान लो I1 थी, मान लो सपोज करो ये पहला लाइट सोर्स है, इसकी इंटेंसिटी I1 है, दूसरे वाली लाइट सोर्स की इंटेंसिटी I2 है। अगर मैं दोनों को सुपर इम्पोज कर दूंगा, और ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बोथ आर कोहेरेंट सोर्सेस, तब जानते हो क्या होगा पता है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I12, मतलब दोनों का ऐड से एक्स्ट्रा हो जाएगा। और फिर जब इसको सॉल्व करोगे और आगे सॉल्व करोगे तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आगे, इसकी वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi1 माइनस phi2, यस और नो? यस सर। अब तुम कहोगे सर फिर मैं स्टोरी पे लौट के आता हूं। तुमने 40 रुपए लगाए थे, मैंने 30 रुपए लगाए थे, 40 प्लस 30 70 का एक प्लेट छोले भटूरे। अगर तुम अकेले 70 रुपीज का लगाते तो तुम कहते सर एक प्लेट दे दिया, तुम खा के चुपचाप चले जाते, ठीक है, पेट भर जाता भाई इसलिए। लेकिन अब हम लोग एक प्लेट पर दो अटैकर हैं, दो आदमी हम लोग खाने वाले, तो क्या करेंगे? छोले भटूरे बचा बचा कर रखेंगे, बोले भैया छोले दो और एक्स्ट्रा छोले लेंगे, यस और नो? तो वही देखो I1 जितना था वो ठीक था, प्लस I2 जितना था, ये I12 एक्स्ट्रा हम लोगों ने डिमांड किया,
ठीक है, तो कोहेरेंस में यही होता है कि जितना दोनों की वैल्यू है सम प्लस एक्स्ट्रा भी उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी हैव टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस इवन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी देयर फेज डिफरेंस phi1 minus phi2 डज नॉट हैव अ स्टेबल और कांस्टेंट वैल्यू विद इट। तो अगर इंटरफेयर, इसीलिए अगर सेम फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट सोर्स अगर नहीं है, वो कोहेरेंट सोर्स है, तब तो ये हो गया। अगर कोहेरेंट सोर्स वो नहीं है तब क्या होगा, तब I12 जो है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब इनकोहेरेंट सोर्स के लिए I क्या होता है, वो I1 प्लस I2 हो जाती है। हो सकता है बहुत बार I1 माइनस I2 इससे कम भी हो जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी और डिक्रीज भी हो जाती है, बहुत बार I1 माइनस I2 मॉड ऑफ हो जाता है, अगर वो इनकोहेरेंट सोर्सेस होते हैं तो। समझ में आई बात है? यस अब तुमको सर, हाँ बोलो। ये जो cos phi माइनस phi 2 की वैल्यू ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? ये पॉजिटिव होती है कोहेरेंट सोर्सेस के, ठीक है। जब दो वेव मिल रही हैं तो उनकी इंटेंसिटी और थोड़ी ज्यादा और बन रही है। हाँ ज्यादा बन रही है, यही लॉजिक है। और जब इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं दोनों की इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए देखना, घर में जब पेंटिंग कराने के लिए बुलाते होगे ना, तो उसको जब तुम बोलते होगे कि भाई 2 कलर मिलाओ, तो वो लोग बोलता होगा कि सर एक लाइट के साथ में डार्क कलर मिलाऊंगा, इससे खिल के आएगा। ये लोग अपनी घर की लैंग्वेज बोलते हैं खिल के कलर आएगा, ठीक है। उसको बोलो तुम कि भाई लाल कलर के साथ तुम जो है ब्लू कलर मिला दो, बोलेगा ब्लैक बन जाएगा सर, बेकार लगेगा घर का रौनक। तो वो लोग जानते हैं जो कलर मैचिंग जो करते हैं, या स्टेज शो पे जब डांस वांस होती है उसमें जो लाइट पड़ा जाता है, या कहीं स्टेजिंग होती है तो वहां जो लाइट डलता है, वो लोगों को इन सब का नॉलेज होता है। एक्चुअल में तो जो लगाते हैं वो लोगों को तो क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज होता नहीं है, वो लोग तो ऐसे ही सिर्फ ब्लू लगा दिया लाल लगा दिया ऐसे वैसे करते हैं। लेकिन रियल में अगर किसी को जो फोटोग्राफिक टेक्निकल फोटोग्राफर होता है वो क्या करता है, ये सब चीज उनको पता होता है, ठीक है। उन्हें पता होता है कि कितनी लाइट हमें देना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। जिससे एग्जांपल बताता हूं, अगर कहीं फोटोग्राफी देखोगे होती है तो देखना वो लोग 3 लाइट लगाते हैं। एक लाइट यहाँ से 45 डिग्री पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक 45 डिग्री पे इधर लगाते हैं, और सामने एक लगाते हैं। 3 लाइट लगाते हैं, काम चल जाता है। जिसको ये नॉलेज नहीं है कि 45 डिग्री लगाना है, वो क्या करेगा, 10 लाइट इधर लगा दिया, 4 लाइट ऊपर लगा दिया, 2 लाइट उधर लगा दिया, 3, फिर भी देखना अच्छा से लाइट नहीं होता है, फोटोग्राफी अच्छी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे कोहेरेंट सोर्सेस नहीं थे, या कोहेरेंट नहीं भी हो तो कोहेरेंट टाइप के सोर्सेस नहीं है। वहां पे एक सोर्स दूसरे सोर्स को कट कर रहा होता है, जिसके कारण उसका शेडो उसमें पड़ रहा होता है, वो और डैमेज कर रहा है आपकी इंटेंसिटी को। तो इसीलिए आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पास 20 बल्ब लगा देंगे तो जरूरी नहीं है कि 20 बल्ब का इंटेंसिटी सब जुड़ के आपको इंटेंसिटी करेगा, ऐसा नहीं है। उसमें एक दूसरे को हो सकता है कट भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो सारे कोहेरेंट होंगे तो क्या करेंगे, सब मिलकर बढ़ा देंगे, कम बल्ब में ही आपका ज्यादा काम हो जाएगा। यस और नो? यस सर। When two such sources of light which do not emit the light waves with a constant phase difference are called incoherent sources. Superposition of light waves from two incoherent sources does not show up interference. Total intensity at any point is simply the sum of time average intensities of the two sources. I equal to I1 plus I2. Yes or no? यस सर। Now, what is the interference of light? मैंने बता दिया, स्टोरी पहले ही सुना दिया है कि redistribution of light energy in a medium is called interference of light. So you know, interference of light is the phenomenon of redistribution of light energy in a medium, account of superposition of light waves from two coherent sources. इसका मतलब इंटरफेरेंस होने के लिए 2 कोहेरेंट सोर्सेस कम से कम होने चाहिए, उसमें सुपरपोजिशन ऑफ लाइट होगी, और फिर लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यू नो, at the points where the resultant intensity of light is maximum, interference is said to be constructive. जहाँ इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा हो जाती है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। At the points where the resultant intensity of light is minimum, the interference is said to be destructive. वहां पे कम हो जाता है। इंटरफेरेंस भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं,
तुमने कहा था ना कि cos phi 1 माइनस phi 2 सर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, मैंने बोला था वहां पे पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होती है तो पॉजिटिव होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, नेगेटिव भी हो जाती है। क्लियर है? Yes, sir. नो, व्हाट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है? ठीक है, पहली बात जानिए, यंग्स ने, ठीक है, फेनोमेनॉन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था। अभी तक हाइगन ने क्या किया था, मैथमेटिकली प्रूव किया था। ठीक है, हाइगन ने मैथमेटिकली प्रूव किया था या डेमोन्स्ट्रेट। तो यू नो यंग डेमोन्स्ट्रेटेड द फेनोमेनॉन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तुमको कि कैसे, मुझे प्रूव करके दिखाइए, क्योंकि विदाउट, हम लोग साइंस वाले हैं, विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करते हैं भाई। सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास एक सोर्स है एस, ठीक है, अब यहां से लाइट पास कर रही है, तो आपको पता है जब लाइट पास करती है तो वेव का बना होता है। ठीक है, यहां भी हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाले को कहते हैं पॉजिटिव साइड, ये वाले होता है नेगेटिव साइड, ये होता है पॉजिटिव साइड, ये होता है नेगेटिव साइड। यस और नो? Yes, sir. पॉजिटिव साइड वाले पार्ट को यहाँ पे हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे, क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलेंगे ट्रफ। ये वाला ट्रफ होता है TROUGH, और ऊपर वाला क्रेस्ट होता है। यस और नो? Yes, sir. तो ये क्रेस्ट वेव जो है वो ये वाला है, ये वाला देखो क्रेस्ट है, डार्क वाले को हम लोग क्रेस्ट से डिनोट करते हैं, और ट्रफ वाले को जो है डॉट लाइन से डिनोट करते हैं। डार्क वाले को क्रेस्ट से डिनोट करते हैं, और इसको जो है ट्रफ वाले को डॉट लाइन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ये एस जो है वो सिंगल स्लिट था, सिंगल स्लिट, स्लिट माना होल, छोटा सा छेद। ठीक है, अब हमने फिर क्या किया, एक स्क्रीन डाला, और यहाँ पे हमने क्या किया, दो स्लिट कर दिया, दो छेद यहाँ पे कर दिए मैंने। वो छेद भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, या ऑब्स्टेकल भी हो सकता है। इसको एक को कहते हैं अपार्चर, दूसरे को कहते हैं माना, एक को कहते हैं अपार्चर, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं ऑब्स्टेकल्स। एक्चुअल में दोनों में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग ले रहे हैं, यंग्स ने जो लिया था, उन्होंने स्लिट लिया था, मतलब होल लिया था उन्होंने। यंग्स डबल, हाइगन ने पहले भी बोला था कि जब भी लाइट सोर्स, क्या कहते हैं, लाइट सोर्स के वेव फ्रंट में तुम होल कर दोगे, ऑब्स्टेकल डालोगे, तो नया वेव प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे नया वेव प्रोड्यूस हुआ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये नई वेव हो गई। ये देखो, ये डॉट लाइन से ऐसे गया, फिर हुआ ये, फिर ये डॉट लाइन से गई। यस और नो? Yes, sir. फिर उसी तरह से नीचे आपने किया है तो नीचे भी वही होगा, बी की वजह से देखो ये, फिर ये डॉट लाइन हुआ, फिर ये डॉट लाइन हुआ। तो आपस में तुम देख रहे हो कि एक बार जो है ये डार्क वाला डॉट वाले के साथ मिल रहा है, एक बार देख लो डार्क वाला डार्क वाले के साथ मिल रहा है, एक बार डॉट वाला डॉट वाले के साथ मिल रहा है, कट कर रहा है एक दूसरे को। यस और नो? Yes, sir. जब डार्क डार्क कट करे, डॉट डॉट कट करे, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हैं, मतलब लाइट वेव्स बनाते हैं। और जब डार्क डॉट से और डॉट डार्क से बने, ठीक है, डॉट डार्क से बनता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब है यहाँ पे डार्क सोर्स बनेगा, मतलब डार्क हो जाएगा, और ये लाइट वाला जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव सोर्स होगा। यहां तक समझ आई बात? अब देखो Yes, यहाँ sir. पे क्या हो रहा है, जरा गौर करो, ये डॉट डॉट के साथ मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ये लाइट सोर्स होगी, मतलब चमकीला होगा। यहाँ पे Yes, देखो sir. डार्क डॉट के साथ मिल रहा है तो ये डार्क फ्रिंज होंगे, इसको फ्रिंज कहा जाता है। ये सब जो बन रहे हैं इसको फ्रिंजेज कहते हैं। एक लाइट फ्रिंज हो गया, दूसरा डार्क हो गया, फिर लाइट हो गया, फिर डार्क हो गया। देखो ये फिर लाइट है और ये डार्क है, देखो डार्क बना दिया मैंने, फिर लाइट है। इसी तरह से अल्टरनेटली डार्क लाइट का बैंड आपको दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये डार्क है तो देखो डार्क में कैसे वेव सुपर इम्पोज करेगा, देखो इस तरह से सुपर इम्पोज करेगा। ये हो गया ये इस तरह से,
ये लाइट में देखो इस तरह से सुपर इम्पोज करेगा, लाइट में इस तरह से सुपर इम्पोज, डार्क में अपोजिट, लाइट में सेम टाइप का करेगा। क्लियर है? ये हाँ किसने सर। बताया? यंग्स ने बताया। तो यही सारी बातें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। द डॉट्स रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर एंड द ट्रफ फॉल्स ऑन द ट्रफ। क्रेस्ट क्रेस्ट पे पड़ता है, ट्रफ ट्रफ पे पड़ता है। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट्स और पोजीशंस। The line joining the dots lead to the C, E, G on the screen. देख लो, ये C, E और G ये लाइट सोर्स बना रहे हैं, लाइट बैंड बना रहे हैं, लाइट इस क्या कहते हैं फ्रिंजेज बना रहे हैं ये। लेकिन जो क्रॉस हमने बनाया है यहाँ पे, क्रॉस क्रॉस में जो लिखा है देखो, यहाँ क्रॉस कर करके लिखा है जो मैंने, the crosses represent the position of destructive interference where the crest of one wave falls on the trough of the other and vice versa. The resultant amplitude and hence intensity of light is minimum at this point. और ये destructive interference बनते हैं. But you know, the lines joining the crosses lead to point DF on the screen. Thus, we have bright fringe E and G and dark fringes at D and F. Thus, these bright and dark fringes are placed alternately and they are equally spaced. तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो होते हैं वो अल्टरनेटली स्पेस्ड होते हैं और इक्वली स्पेस्ड होते हैं, एंड दिस बैंड्स आर कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। क्लियर है? हाँ सर। इफ S is a source of white light, interference fringes are colored and their width are unequal. इंपॉर्टेंट लाइन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगर S एक सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो होंगे वो क्या होंगे? कलर्ड होंगे, और उसकी विड्थ जो होगी वो अनइक्वल होगी। यू नो, दिस इज द YDSE। मैंने इसी को अलग तरह से फिगर बना के रखा हुआ है। इसको कहते हैं YDSE, माने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में लिखा जाता है इसको। ठीक है। ये सिंगल है, यहाँ पे सिंगल स्लिट है, ये डबल स्लिट हो गया। देखो बैंड इस तरह से दिखेगा। ये सेंट्रल में मैक्सिमम होता है, फिर मैक्सिमम मिनिमम छोड़ छोड़ के होता है। ठीक है? एंड यू नो, यंग्स अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट S0 into S1 and S2। इसको डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि S ने एक प्राइमरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया था, उसको फिर S1, S2 और S3 ने दो पार्ट में तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया। क्या S0 ने प्राइमरी किया था, ये इस दोनों ने S1 और S2 ने ब्रेक कर दिया। इसको डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहा जाता है। अगर तुम फिगर में देखोगे तो ये इंसिडेंट वेव है S0, ये इंसिडेंट वेव है और ये S0 से पास हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा? डिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है? ये हमारा वेव फ्रंट है। फिर यहाँ S2 और S1 आपने डाला है, तो देखो किस तरह से दिखता है। इसलिए मैं इसमें कहीं कलर लिखूंगा नहीं, तुम केवल देख लो इसको। इस तरह से करता है। ये मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह से दोनों साइड में अल्टरनेटली बैंड आपको दिखाई देता है। क्लियर है? सो नाउ क्या दिक्कत है बताइए? नहीं, क्लियर है, क्लियर है। नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग जानेंगे कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके कंडीशन क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो सकता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो सकती है? इंटरफेरेंस और एनर्जी कंजर्वेशन में क्या रिलेशन है? एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफेरेंस। ये सब सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस सर। बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।